हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्लड। और यहाँ पे आज हम क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आपके पास जो है आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, प्लस आपके पास पेन एंड कॉपी होनी चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकेंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। Body fluids and circulation. You have learned that all living cells have to be provided with nutrient, oxygen and other essential substances. तो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि ये जो भी हमारी बॉडी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, इनको हमें न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड कराना रहता है ताकि इनकी जो भी सेलुलर एक्टिविटीज हो वो चलती रहे। ठीक है। Also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of the tissue. अब यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे सेल में क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। आपने यहाँ पे फूड आया, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको इसने कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में क्या किया, रिलीज किया। तो एनर्जी तो क्या है, यूजफुल है, हम जो है एनर्जी को सेलुलर एक्टिविटीज में यूज करेंगे। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसा हो गया यहाँ पे, हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो ये जो टिश्यूज है, ठीक है, बॉडी टिश्यूज है, ये क्या करती हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती हैं जिसको रिमूव करना जरूरी होता है बॉडी से। और रिमूवल भी कैसे, कंटिन्यूअसली आपको इसको रिमूव करना होता है। ठीक है। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells. तो इसीलिए फिर यहाँ पे जो है ऐसे मैकेनिज्म की नीड होती है जो कि ये सारे जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो हार्मफुल सब्सटेंस हो या फिर यूजफुल, ठीक है, न्यूट्रिएंट हो या ऑक्सीजन हो, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इनके मूवमेंट के लिए यहाँ पे जो है एफिशिएंट मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। नाउ, simple organisms like sponges and coelacanths circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cell to exchange these substances. ठीक है। तो जैसे जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पॉन्जेस या सिलेंट्रेट्स, वो कहाँ पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं। ठीक है, अंडर अंडर वाटर वो रहते हैं। तो वहां पे वो क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग से वाटर लेते हैं और अपनी बॉडी कैविटी में क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जो भी यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस है उसका एक्सचेंज वहां पे सेल्स टू सेल्स के बीच में होती है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, सिंपल ऑर्गेनिजम्स की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। More complex organisms use special fluid with their bodies to transport such materials. तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशल फ्लूइड का यूज करते हैं ताकि वो इन सारे मटेरियल्स का क्या कर सके, ट्रांसपोर्टेशन कर सके, मूवमेंट कर सके थ्रू आउट देयर बॉडी। Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organism, including humans. तो यहाँ पे ये जो ब्लड होता है वो क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है जो कि मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस में यूज किया जाता है, उनके बॉडीज में होता है। ठीक है। फॉर दिस पर्पस, ओके, another body fluid, lymph, also helps in the transport of certain substances. यहाँ पे जो है एक और बॉडी फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है लिम्फ, जिसको टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। जैसे ये टिश्यू है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, टिश्यू। तो यहाँ पे जो दो सेल्स के बीच में, यहाँ पे सेल्स के बीच में यहाँ पे इंटरसेलुलर जो स्पेस है वहां पे क्या होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। उसको क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है, टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। तो ये भी क्या करता है, यहाँ पे सर्टेन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का ये क्या करता है, काम करता है। ओके। In this chapter, you will learn about the composition and properties of blood and lymph, which is tissue fluid, and the mechanism of circulation of blood is also explained here. तो यहाँ पे जो है हम ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में और इनका जो है सर्कुलेशन है वो किस तरह से होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। नाउ, blood. Blood is a special connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements. तो देखो ये जो ब्लड है ये क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने यहाँ कहाँ पे पढ़ा है, चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है। ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपको एक तो एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें बोन एंड कार्टिलेज आते हैं, और एक होता है फ्लूइड। और फ्लूइड में कौन आता है? इसमें जो है फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, फाइबर जो है इसमें एब्सेंट होते हैं, और इसमें कौन आता है? ब्लड एंड लिम्फ। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ब्लड पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो ब्लड है, इसमें जो है एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है और एक होता है क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा कुछ नहीं होता, ये क्या होता है? ब्लड का जो है 55% ऑफ ब्लड का जो वॉल्यूम मेकअप है वो कौन करता है? प्लाज्मा करता है, ठीक है। और इसमें जो है आपको 90 to 92% जो है आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर ही देखने को मिलते हैं, किसमें? प्लाज्मा में, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है, जो कि 55% ऑफ ब्लड का जो है वॉल्यूम मेकअप करता है। ये वाटर कंटेन करता है, प्रोटीन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एंड हॉर्मोन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इज एक्ट एज द मीडियम इन विच सेल्स फ्लोट एंड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। अब देखो, दूसरे यहाँ पे दूसरा पार्ट यहाँ पे आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि ब्लड का कितना परसेंट? 45% ऑफ ब्लड जो है ये वॉल्यूम मेकअप करता है। जैसे ब्लड यहाँ पे 100% है, तो इसमें से जो 55% है वो कौन होगा? फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज प्लाज्मा, ओके। और 45% कौन होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन आते हैं? सेल्स आते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे। एक तो इरिथ्रोसाइट विच इज रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। फिर ल्यूकोसाइट या फिर डब्ल्यूबीसी को और जो है यहाँ पे डिवाइड किया जाता है ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट में। तो ग्रेन्युलोसाइट में आपको न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, एंड ए ग्रेन्युलोसाइट में आपको लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये जो प्लाज्मा है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, उसी में ही ये प्रेजेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्लाज्मा एक्ट एज द मीडियम इन विच सेल्स फ्लोट एंड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द ब्लड वेसल। इसमें आपको जो है यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये जो फ्लूइड है, ठीक है, ब्लड, ये जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे जो है प्लाज्मा है, इसी प्लाज्मा में ही ये जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है, ओके। नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो ये चीज हमने देख ली। तो यहाँ पे प्लाज्मा का कलर कैसा है? स्ट्रॉ कलर्ड, ठीक है, विस्कस फ्लूइड है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। तो यहाँ पे प्लाज्मा में 90 to 92%। अब यहाँ पे प्लाज्मा में अगर आप 100% प्लाज्मा आप कंसिडर कर रहे हो, तो इसमें से 90 to 92% कितना है? सिर्फ और सिर्फ वाटर ही प्रेजेंट है, ठीक है। एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। और यहाँ पे जो है प्लाज्मा में जो रिमेनिंग 6 to 8% है, उसमें कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्बुमिन्स आर दी मेजर प्रोटीन्स। तो यहाँ पे मेजर प्रोटीन्स के नाम कौन है? फाइब्रिनोजन है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन, जो कि डिफेंस और इम्यूनिटी में क्या करता है? हेल्प करता है। और एल्बुमिन, जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब कि मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम, इसमें क्या करता है? वो हेल्प करता है, ठीक है। Fibrinogens are needed for the clotting or coagulation of blood. ठीक है. Globulins are primarily are involved in defense mechanism of the body, and the albumins help in osmotic balance. Plasma also contains small amounts of minerals like sodium, calcium, magnesium, bicarbonate and chlorine ion. ठीक है, तो ये सारे जो है आयंस के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होंगे। Glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in the plasma as they are always in transit in the body. तो देखो, अदर कंपोनेंट जैसे कि यहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, और यहाँ पे जो है आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। यहाँ तक बात समझ में आई? क्लॉटिंग फैक्टर वो होते हैं, जैसे आपको जो है ये जैसे ये आपका हैंड है, यहाँ से आपको कुछ कट लग गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है ब्लड आपका जो है यहाँ पे यहाँ से निकल रहा है। कुछ थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि ब्लड यहाँ से निकलना बंद हो गया, यहाँ पे खून का जो थक्का है, जो क्लॉटिंग है, वहां पे बन गया है, ठीक है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जो खून का थक्का है, खून को जो निकलने से बचाता है, उसको बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जरूरत पड़ने पर वो एक्टिव होंगे, ठीक है।
प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अब यहाँ पे अगर आप प्लाज्मा से क्या निकाल दो, क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दो, तो उसको क्या बोला जाता है, सीरम। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, erythrocyte, leukocyte, platelets are collectively called formed elements, figure 15.1, and they constitute nearly 45% of the blood। तो formed elements कितना, 45% of blood का क्या करता है, वहां पे वॉल्यूम मेकअप करता है। इसमें इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट जो है कंसिडर किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे इरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में जितने भी सेल्स हैं, यहाँ पे हमने जो है पढ़ा, ठीक है, तो ये जो आरबीसी है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट यही होता है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट यही होता है। ठीक है, जितने भी सेल्स यहाँ पे है उनमें से। नाउ a healthy adult man has on an average 5 millions to 5.5 millions of RBC per mm cube of blood। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आरबीसी है, इरिथ्रोसाइट है या रेड ब्लड सेल्स है, या ये तो मोस्ट अबंडेंट होगा। और एडल्ट में इसके आप नंबर की बात करें तो 5 से कितना, 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड जो है इतना प्रेजेंट होता है। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन दी रेड बोन मैरो इन दी अडल्ट। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इनका जो प्रोडक्शन है वो रेड बोन मैरो में होता है एडल्ट्स में। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। ठीक है, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन वन, जैसे यहाँ पे ब्लड यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म हुआ, ठीक है, किससे, रेड बोन मैरो से। फिर उसके बाद आफ्टर 120 डेज ये जो है कहाँ पे जो है डिस्ट्रॉय होगा, स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। किसको, स्प्लीन को। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आरबीसी होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। डिवॉइड का मतलब आप समझिए, डिवॉइड का मतलब होता है रहित। ठीक है, कि वहां पे वो चीज एब्सेंट है। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस का मतलब आरबीसी के पास न्यूक्लियस जो है एब्सेंट है। तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है इन मोस्ट मैमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आरबीसी में कभी भी जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होगा। अगर अब वो न्यूली फॉर्म आरबीसी है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आफ्टर मैच्योरेशन यहाँ पे जो भी न्यूक्लियस है वो यहाँ पे क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, क्यों, ताकि यहाँ पे आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन गैसेस ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन को जगह मिले, इसीलिए न्यूक्लियस को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, बॉडी के थ्रू वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, और इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, बाइकॉन्केव। जैसे यहाँ पे जो है आपके पास कोई बलून है, उसको जो है आपने जो है अपने हाथ से पकड़ के दो साइड से इसको क्या कर दिया, दबा दिया, इस तरह से पचक दिया। ठीक है, दोनों साइड से, इस साइड से भी और उस साइड से भी। तो इसी को क्या बोला जाता है, बाइकॉन्केव शेप बोला जाता है। They have red colored iron containing complex protein called hemoglobin, hence the color and name of these cells। अब देखो यहाँ पे ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें प्रेजेंट होगा, आरबीसी में। ठीक है, और ये कैसे आयरन कंटेनिंग होता है, और यहाँ पे ये Fe+2, ठीक है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रेड पिगमेंट होता है। ओके, नाउ a healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood। तो 100 ml of blood में जो भी healthy individual है उसमें आपका जो है 12 to 16 ग्राम of hemoglobin होना चाहिए। ओके, these molecules play a significant role in transport of respiratory gases। और इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, RBCs have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen, which is graveyard of RBCs। Okay, now अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स आर नोन एज द व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ द हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है, इन शॉर्ट WBC। इनमें जो है हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है और इसीलिए ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। Okay, now they are nucleated and are relatively lesser in number, which average 6,000 to 8,000 per mm cubic of blood। तो यहाँ पे ये जो है ये जो ल्यूकोसाइट है या WBC है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड होते हैं।
ठीक है। और ये जो है बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स इन नंबर। जैसे कि यहाँ पे 6,000 टू 8,000 पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। और यहाँ पे जो आरबीसी है वो कितना प्रेजेंट था, 5 टू 5.5 मिलियन। ओके। नाउ ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। तो ये कैसे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ज्यादा दिनों तक ये नहीं रहते हैं। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो यहाँ पे जो है ल्यूकोसाइट जो है आपका डिफेंस सिस्टम में भी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके। और ल्यूकोसाइट को हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ग्रेन्युलोसाइट और एक ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट का मतलब है जो भी सेल्स ग्रेन्युलोसाइट में आएंगी उनका जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें जो है इस तरह के ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और ए ग्रेन्युलोसाइट का मतलब दीज लैक ग्रेन्यूल्स। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो स्मूथ होगा, उसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। Neutrophils, eosinophils, and basophils are different types of granulocyte. Okay, while lymphocyte and monocyte are the agranulocyte. अब देखो यहाँ पे जो ल्यूकोसाइड है डब्ल्यूबीसी है, तो ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट में आपका न्यूट्रोफिल्स आएगा, इओसिनोफिल्स आएगा, बेसोफिल्स आएगा। ए ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आएंगे। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल्स 60 टू 65%। अब यहाँ पे ल्यूकोसाइट या फिर डब्ल्यूबीसी को आप यहाँ पे 100% ले लो। अब इस डब्ल्यूबीसी में 100% में से सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है, 60 टू 65% न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी हो गया ये। ओके। फेगोसाइटिक इन नेचर होता है, दे इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। तो फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पैथोजन, ठीक है, बैक्टीरिया यहाँ पे जो है आपकी बॉडी में एंटर किया और वो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। तो यहाँ पे क्या करता है, न्यूट्रोफिल यहाँ पे पहुंचता है। ये क्या हो गया, न्यूट्रोफिल। और इसको इस तरह से इनगल्फ करके इसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी को क्या बोला जाता है, फेगोसाइटोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेगोसाइटोसिस। ठीक है। तो न्यूट्रोफिल का ये क्या होता है, काम होता है। अगर कहीं पे भी इंफेक्शन होता है तो सबसे पहले वहां पे कौन पहुंचता है, न्यूट्रोफिल्स पहुंचते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यही है बॉडी में। Now, first to reach the site of infection. So that is very, very important point. Okay. Now, second granulocyte है आपका eosinophil, 2 to 3% ही प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शंस इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। तो eosinophil यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ बेसोफिल्स की अगर हम बात करें तो 0.5 टू 1%। लीस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी, सबसे कम जो है यही प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन क्या करता है, सिक्रीट करता है। इसके बारे में हम, इनके फंक्शन के बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है। टेक पार्ट इन इन्फ्लामेशन, और ये इन्फ्लामेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट के बारे में बात करें तो लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है आपका 20 to 25% प्रेजेंट होता है। ओवरऑल आप डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट देखने को मिलेगा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओके। और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कोई पैथोजन आपके बॉडी में आया, ठीक है, तो वहां पे जो भी आपकी इम्यूनिटी है वो किसके थ्रू जो है आपको किसके थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट होगी, बी सेल एंड टी सेल की के थ्रू। ठीक है, तो ये जो बी सेल्स हैं ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। और टी सेल्स क्या करती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है फॉर्म करती है। ओके, तो इसके बारे में हम जो है क्लास 12 में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी आप बस लिम्फोसाइट के टू टाइप्स होते हैं और ये 20 to 25% जो है प्रेजेंट होता है, इतना बस आप अभी याद रखिए। नाउ मोनोसाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 6 to 8% प्रेजेंट होता है। ये भी क्या करता है, फेगोसाइटिक लाइक न्यूट्रोफिल्स। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि फेगोसाइटोसिस कौन कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट विल बी दी आंसर। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, इसका जो शेप होता है सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी के कंपैरिजन में। एंड बिकम मैक्रोफेज इन टिश्यू। तो जब तक ये किसमें है, ब्लड में है, ये क्या है, ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये मोनोसाइट जब तक ये किसमें है, ब्लड में है, तब तक वो मोनोसाइट है। जैसे ही वो क्या करता है, टिश्यू में एंटर करता है, वैसे ही वो कौन बन जाता है, मैक्रोफाज बन जाता है। और मैक्रोफाज जो है फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो अब हम यहाँ पे रीड करेंगे। Neutrophils are the most abundant cells, 60 to 65% of the total WBC, and basophils are the least. तो सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है, न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल्स। ओके, परसेंटेज भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं।
Neutrophils and monocytes, 6 to 8% are phagocytic cells which destroy foreign organism entering the body. तो जो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट है, ठीक है, मोनोसाइट कहाँ पे आ गया, मोनोसाइट ए ग्रेन्युलोसाइट में आता है, ठीक है। तो जो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट है, दोनों के दोनों यहाँ पे फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, जो कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म को बॉडी में जैसे वो एंटर करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। Basophil secretes histamine, serotonin, and heparin, etc., and are involved in inflammatory reactions. तो कभी भी inflammatory reactions के बारे में बात आए तो आप जो है बेसोफिल को टिक करेंगे, ओके। और वहीं पे अगर आपका एलर्जिक रिएक्शंस की बात आए तो आप जो है किसको टिक करेंगे, इयोसिनोफिल को। इयोसिनोफिल जो कि 2 से 3% प्रेजेंट है, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, ओके। तो ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन के बारे में बात हो तो आप जो है बेसोफिल को टिक करेंगे, एलर्जिक रिएक्शन के बारे में बात हो तो आप जो है इयोसिनोफिल को टिक करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये जो बेसोफिल है वो क्या सिक्रीट कर रहा है यहाँ पे, हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन क्या करता है, कॉजेज इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन में ये पार्ट लेता है। हिपेरिन की बात करें तो एंटी कोगुलेंट होता है, प्रिवेंट क्लॉटिंग। जैसे जो ब्लड है, ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर तो क्लॉट नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो क्लॉट होता है। तो क्यों होता है ये, बॉडी के अंदर ये क्लॉटिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हिपेरिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो जो है ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देता, क्लॉट होने नहीं देता, उसका थक्का जमने नहीं देता, किसमें, बॉडी के अंदर। तो ये कौन है, हिपेरिन, विच इज एंटी कोगुलेंट। सेरोटोनिन की बात करें तो ये वासो कंस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन, ओके। तो वासो कंस्ट्रिक्शन के बारे में हम जो है लेटर ऑन इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ लिम्फोसाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है 20 to 25% प्रेजेंट होते हैं और ऑफ टू मेजर टाइप्स, बी एंड टी फॉर्म। बोथ बी एंड टी lymphocytes आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी। तो ये चीज हमने देख ली, ओके। नाउ so this is figure 15.1, diagrammatic representation of the formed elements in blood. So this is the RBC, red blood cells, platelets, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। eosinophil 2 to 3%, एलर्जिक रिएक्शन आप यहाँ पे लिख लो, ओके। बेसोफिल सबसे लीस्ट जो है ये प्रेजेंट होता है 0.5 to 1%। और ये जो है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, ये तीनों को ये क्या करता है, सिक्रीट करता है। न्यूट्रोफिल 60 to 65% सबसे मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी सेल्स होता है। मोनोसाइट जो है आपका 6 to 8%, ठीक है। और ये जो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट दोनों के दोनों क्या करते हैं, फेगोसाइटिक सेल होती हैं। फिर यहाँ पे आया क्या, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ओके। तो यहाँ पे ये जो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट है ये इम्यून रिस्पॉन्स में, इम्यूनिटी में क्या करती हैं, मेजर रोल प्ले करती हैं। और ये मोनोसाइट और ये जो लिम्फोसाइट है ये जो है किस में आते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसी इमेज में ही लिख दीजिए, आपको को जो है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आप इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, इसमें आप जो है छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देखने को आपको मिल रहे होंगे। तो इसीलिए ये किस में आते हैं, ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं, ओके। नाउ अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, एक तो मास्ट सेल के बारे में और बेसोफिल सेल्स के बारे में। देखो मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल जो है अलग अलग होती हैं, ठीक है। जनरली जब भी एग्जाम में पूछा जाता है दोनों के बारे में तो मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स के बीच में जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। किस लिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है माइलॉइड स्टेम सेल से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और ये दोनों ही हिस्टामिन एंड हिपेरिन क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं। और बोथ इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, दोनों के दोनों एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, लोकेशन। मास्ट सेल आपको टिश्यूज में देखने को मिलेंगी, बेसोफिल जो है ब्लड का क्या होता है, पार्ट होता है। लाइफ स्पैन मास्ट सेल का लॉन्ग होता है, बेसोफिल का शॉर्ट होता है। न्यूक्लियस मास्ट सेल का राउंड होता है और इसका लोब्ड होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या है, बेसोफिल। तो यहाँ पे जैसे इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, तो यहाँ पे आपको लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सिंपल राउंड न्यूक्लियस देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। फंक्शंस की बात करें तो एलर्जी एंड इन्फ्लामेशन, एंड बेसोफिल भी एलर्जी एंड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। सिक्रीशन की बात करें, हिस्टामिन, हिपेरिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड प्रोटीएजेस। एंड यहाँ पे बेसोफिल जो है हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन, ओके। नाउ
अब यहाँ पे जो है WBC सेल्स का कंपैरिजन टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे WBC टाइप, यहाँ पे परसेंटेज इन ब्लड और यहाँ पे फंक्शन। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जो है याद रखेंगे। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, आर सेल फ्रेगमेंट्स produced from megakaryocytes, special cells in the bone marrow. Blood normally contains 1,50,000 to 3,50,000 platelets per mm cube। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो प्लेटलेट्स हैं या थ्रोम्बोसाइट्स हैं, हमारे बॉडी में क्या होता है, मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं जो कि कहाँ पे, लार्ज बोन मैरो सेल्स, इसको क्या बोला जाता है, मेगा कैरियोसाइट्स। तो यहाँ पे, यहाँ से जो है कुछ कुछ सेल्स फ्रेगमेंट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और इसी सेल फ्रेगमेंट्स को क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। ओके, प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रिलीज करती हैं सेवरल बायोएक्टिव सब्सटेंसेस एंड इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशन। जब भी आपको कट लग जाता है तो जो ब्लड क्लॉट बनता है उसमें जो है मेजर रोल प्ले करती हैं कौन, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस जो कि बायोएक्टिव सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो बहुत बहुत सारे बायोएक्टिव सब्सटेंसेस किसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनका जो नॉर्मल प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो जो है 1,50,000 टू 3,50,000 पर mm³ ऑफ ब्लड है। ओके, अगर यहीं पे क्या हो जाए, अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर आपका जो है प्लेटलेट्स के नंबर में कमी आ जाए, कम हो जाए, तो आपको जो है क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। क्लॉटिंग डिसऑर्डर का मतलब, अगर आपको वहां पे कहीं पे भी कट लगा तो वहां पे कभी भी ब्लड का क्लॉटिंग बन ही नहीं पाएगा, खून का थक्का जमेगा ही नहीं, और आपका जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा और आपकी जो है वहां पे जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए प्लेटलेट्स काउंट का नॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बॉडी में। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब यहाँ पे आपके लिए है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दी मणिपुर नीट 2023। ठीक है, यहाँ पे जो है परसेंटेज दिए गए हैं और यहाँ पे जो है WBC सेल्स दी गई है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, आपको जो है स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है, नीट 2023 का क्वेश्चन। यहाँ तक बात समझ में आई? तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर को जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इनका जो है क्या आंसर होगा। ओके, चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अगला यूट्यूब चैनल।